permittivity is what? It is the resistance offered by material in transfer of electric field. This is called permittivity of that medium. 10 जा रहा था, मीडियम आ गया, 2 रेजिस्ट हो गया, 8 पहुंच गया, तो 8 है परमिटिविटी या 2? 2। ठीक है। अब अगर इस परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे, अगर इस परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे उस सिचुएशन के साथ जब यहां मीडियम नहीं था, वो रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हो कब? जब मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको कंपेयर कर रहे हो जब कुछ नहीं था, और ये होती है एफ नॉट बाय एफ एम। अब आप कहो कि ये प्रूफ कैसे होगा? तो बेटा जब इन दो चार्ज के बीच में जब परमिटिविटी मीडियम नहीं था, तब फॉर्मूला हो गया एफ नॉट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। और जब मीडियम आ गया तो अब फोर्स कितना हो गया बेटा? एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यू विल गेट दिस। बाकी सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको मिलेगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कोई नई चीज नहीं है। क्या आपने ऐसी और भी चीजें पहले देखी हैं पास्ट में? मुझे एक आध के नाम बताओ, कोई भी पास्ट में ऐसी चीज देखी हो जो किसी से कंपेयर करके बताई जा रही हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को कंपेयर करते हैं वैक्यूम से। ये तो क्लास 10th का था। 11th का क्या? रिलेटिव डेंसिटी, ये याद नहीं आ रहा होगा, ये फ्लूइड्स में आता है, कोई बात नहीं। तो ऐसी चीजें हैं हमारे सामने। और ठीक है, तो अगर मैं एक प्रॉब्लम लूं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम, यहां पे हम थोड़ा साथ साथ लेके चल रहे हैं प्रॉब्लम्स को। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में एयर है और इस टाइम पे इनका फोर्स F है। अगर Q1 Q2 अगेन वही है और इनके बीच में कोई मीडियम डाल दिया गया, लेट्स से कोई लिक्विड है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस D है, और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि इस टाइम पे फोर्स हो गया F/4। ये गिवन है, ये क्वेश्चन है और ये गिवन डेटा है। नाउ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। सो कैन यू गाइस सॉल्व प्लीज? रिलेटिव पर उल्टा चलो ना, क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है तो रिलेटिव फॉर्मूला, राइट, बिल्कुल। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? एफ नॉट बाय एफ एम। एफ एम कितना है? F/4। दिस इज ओनली एफ, कैंसल, विच इज 4। आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत बेसिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी, ऐसी और भी है। डिस्टेंस हाफ कर दें सेकंड केस में, लिक्विड कुछ और डाल दिया, ठीक है, चार्ज की वैल्यूज दे देंगे, तो कुछ भी करते रहें, उसमें तो काम अपने अपने को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
कूलम्स लॉ वाला फोर्स जो है वो एक लीनियर, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कूलम्स लॉ के अंडर में ही चल रहे हैं अभी। हमने पहला पॉइंट पढ़ा साइन डज नॉट मैटर, दूसरा पॉइंट पढ़ा ये के क्या होता है, तीसरा पॉइंट है कि इट्स अ लाइन फोर्स, इट्स अ लाइन फोर्स। ये क्यों किया हमने, सो दैट कि हम वेक्टर मैथमेटिक्स को यहां पे इन्वॉल्व कर पाए, इसलिए लिखा हमने साइन डजंट मैटर और एक लाइन फोर्स है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये एक डेरिवेशन है, बिल्कुल एक डेरिवेशन है, और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि फोर्स देखते कैसे हैं, टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, सोर्स चार्ज क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। Q1 Q2 R दो चार्जेस हमारे पास है। तो अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कैसे लिखेंगे इसे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो ड्यू टू कौन है, टू, तो जो टू है इस केस में वो है सोर्स चार्ज, और जो ऑन के साथ लगा है वो है टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही होती है, और जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही होती है वो बहुत ही न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसका अपना फोर्स काउंट नहीं होगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू देखूं तो वन पे टू की वजह से फोर्स इधर लगेगा, क्या ये सोचने में कोई परेशानी हो रही है, वन पर टू की वजह से इधर लगेगा, क्या ये सोचने में कोई परेशानी, अगर ऐसा कभी हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे वन पे सोचो कि वन की जगह आप बैठे हुए हो, अब टू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, धक्का दे सकते हो या फिर खींच सकते हो, तो हम इससे पूछ रहे हैं तो ये क्या कहेगा, प्लस है तो ऑब्वियसली धक्का मारेगा। तो यानी कि ये डायरेक्शन किसकी आएगी बेटा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की। अब यहां देख के तो आप बता दोगे कि F21 सर अपोजिट होगा, F12 है तो F21 अपोजिट होगा, बट क्या आप सोच पा रहे हो, ठीक है, कि क्या बोल रहा हूं, फोर्स ऑन वन, ऑन जिसके पे लगा होगा वहां जाके खुद बैठ जाओ, ठीक है, सपोज तू पॉजिटिव है मैं पॉजिटिव, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी रॉड है, तेरे हाथ में वो रॉड, ठीक है, उसका एक्शन तेरे ही हाथ में है, यहां पे एक हुक निकला हुआ है, तेरी वो रॉड यहां से कनेक्ट है, मैं ऐसे बैठा हूं, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अगर तू पॉजिटिव है मैं भी पॉजिटिव हूं तो ऑब्वियसली मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या करोगे, तो आप मुझे रिपेल करोगे, आप मुझे धक्का मारोगे दूर की तरफ, ठीक है ना, और अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझ पर अमाउंट तो फोर्स रहेगा, वही रहेगा, और डायरेक्शन आप हुक्स वो जो फंसा हुआ उसे खींचोगे आप मेरे को, तो डायरेक्शन यूं हो जाएगी, लेकिन क्या मैंने कुछ भी पुश या पुल किया, नहीं, आपका पुश और पुल इफेक्ट है मुझ पर, ठीक है, ऐसे देखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन किधर होगा बेटा, ऐसे इसको भी लिख लेना है यहाँ पे F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बेटा, चलेंगे F12 में लिख रहा हूं पूरा डिटेल में, और उसके बाद आप यहाँ पे F21 लिखेंगे डिटेल में। F12 इट्स अ वेक्टर बिकॉज दिस इज द डेरिवेशन ऑफ, इसका नाम क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हम कर रहे हैं, ये हेडिंग होनी चाहिए इसकी। तो ये क्या हो गया, अगर ये फोर्स है तो यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड आएगा और कुछ डायरेक्शन की भी चीज आएगी, तभी ये वेक्टर बना रहेगा। तो मैग्नीट्यूड तो कहां से आ गया, के
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये आर जो है ये तो इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा, अभी अभी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैग्नीट्यूड, इसको मैंने डायरेक्शन के लिए भी छोड़ा। अब मैं यहां लिखूंगा डायरेक्शन वाली बात। तो डायरेक्शन कहां से कहां है, लेट्स से 2 है, लेट्स से 1 है, तो R1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसे सोचो कि फोर्स का वेक्टर किधर जा रहा है, यूं जा रहा है। फाइनली कहां यहां है ना, इनिशियली कहां था, वहां था। तो R1 माइनस R2 कैसे निकालते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बात समझ आ रही है। फोर्स 1 1 2 ये इस डायरेक्शन में है ना, तो फाइनली फोर्स इधर है, इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ, वहां से। इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ, वहां से। फाइनली किधर की तरफ है एरो, इधर की तरफ है। तो फाइनल कौन है, फर्स्ट पोजीशन। इनिशियल कौन है, सेकंड पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये लगाया मैंने कैप। क्या आप कैप को जानते हो वेक्टर में, थोड़ा सा कैप के बारे में पढ़ लेते हैं। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या ये बात याद है, ये क्यों आता है, मेयरली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए। वेक्टर्स की वीडियो अगर आप देखोगे तो ये हो चुका है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो ये कैसे खुलेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इज नथिंग बट R। पहले आपका मन करे तो आप ऐसे लिख लो, और बाद में अगले स्टेप में आप इसको R लिख देना। और इस साइड ये यूं का यूं चल रहा है, तो क्या चल रहा है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फाइनली क्या आया, ये एक्सप्रेशन। तो मैं एकदम फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इसका, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R मिलके क्या बन गए, R क्यूब। और इस साइड क्या बन गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये क्या बता रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फाइनली किस तरफ है और इनिशियली किस तरफ, ये डायरेक्शन बता रहा है। दिस इज द F12 वेक्टर। सिमिलरली आप F21 करो। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में वेक्टर का दे रहा हूं, इसका नहीं दे रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक वेक्टर का, उसको सॉल्व करेंगे सो दैट कि, क्योंकि ये पूरा वेक्टर का गेम चलने वाला है। क्वेश्चन पहले मैं डाल दूं, उसके बाद मैं रब करता हूं। बच्चों, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना है फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसका डायरेक्शन, क्वेश्चन मार्क। मैंने वेक्टर का क्वेश्चन दिया है, चार्ज मैंने यहां पे रखे भी नहीं है। ये तो बी वेक्टर दिया है, तो माइनस बी वेक्टर तो ऐसा होगा, यानी जो एक्चुअल पिक्चर होगी वो तो ऐसी होगी।
ये तो बेवकूफ बनाने वाली पिक्चर थी सर, है ना। ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, राइट। तो यानी कि ठीक है, ये 120 डिग्री आप फॉर्मूले में डाल दो। अब आप डाल दो फॉर्मूले में, लेकिन मैं इसका डेटा तो दे दूं मैं तुम्हें। ए को ले लो 4 यूनिट और बी को ले लो 3 यूनिट। ए को ले लो 4 यूनिट और बी को ले लो 3 यूनिट। तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड अंडर द रूट, ये 4 है, ये 3 है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फॉर्मूला तो ठीक है सबको आता है, प्लस 4 × 3 cos 120। यहां पे किस किस को स्ट्रगल है cos 120 में, cos 90 प्लस 30 वगैरह करके बेइज्जती करा रहे हो यार तुम लोग। तो अगर ऐसे मैं cos 300 दे दूं तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आए तो भाई सीख लेना, परेशान मत होना, बता रहा हूं, नहीं कहीं और परेशान हो जाओगे फिर। तो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, है 16 प्लस 9 प्लस प्लस क्या माइनस आ जाएगा अब तो यहाँ 4 × 3 × 1/2 है बेटा। हाँ, वो डायरेक्शन चेंज कर दी ना बेटा, एंगल ने संभाल लिया उसको। देखो यही तुम्हें बहुत परेशान करने वाली चीज आ गई। एक बात बताऊं मुझे, ये चीज किसने डील कर ली, एंगल ने। हमने एंगल लिख दिया ना। मैकेनिक्स में ये जो साइन वाली प्रॉब्लम है ना, यही बर्बाद करती है इंसान को। प्रॉब्लम दिखाऊं तुम्हें, देखो कहां प्रॉब्लम आती है। एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, कल ही किया था। इस पे अगर मैं mg देखूं नीचे की तरफ है और h गया था ऊपर की तरफ। अब मैं एक तरीके से सोच रहा हूं, सर m है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सर g है, g की डायरेक्शन तो नेगेटिव होती है सर। h है, h तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है सर। तो आंसर आया -mgh। बट क्या मैंने यहां एंगल को इंक्लूड किया, नहीं। ठीक है, अब चलते हैं fs cos थीटा के तरह से। इसीलिए मैंने पहले तुम्हें क्या बोला आते कि सबसे पहले 1D पढ़ो, इसीलिए बोला ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ ओनली। आप अर्थ के सरफेस पे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, सेंटर तो हमेशा आपके नीचे ही रहना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो उस तरीके से काम नहीं करता, क्या करते हैं वो टीचर करवाते हैं, फिर उनका अपना तरीका सही भी रहता है, मुझे नहीं पता। बट जी हम जिस केस में लेते हैं हमेशा नेगेटिव। ठीक है, इसमें जी को लेके कोई डाउट नहीं कभी भी। बाकी सबको लेके डाउट हो सकता है, जी को लेके कभी भी नहीं। एफ एस कॉस थीटा। अब एक बात बता बेटा, जब हम इसको देख रहे हैं ना, अब एंगल आ गया हमारा बोझ संभालने के लिए। वो कह रहा अब आप डायरेक्शन मत, अब आप साइन को लेके चिंता मत करो, आप बस एंगल बताओ मैं डील करूंगा, ऐसा ये बोल रहा है। एफ कितना एम जी नीचे की तरफ, एस कितना ऊपर एच, थीटा कितना 180 cos 180 -1 -mgh। यहां पर मैं एंगल नहीं लाया था, इसलिए मैं मुझे परेशान होना पड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव। बट जब एंगल आ गया तो एंगल संभाल लेगा। यही बात वहां पर है कि आपको साइन के लिए तब परेशान होना है जब एंगल की कोई टर्म नहीं है, और एंगल आ गया तो वो खुद संभाल लेगा। ठीक है, ये बात यही नहीं, ये एंटायर मैकेनिक्स में फॉलो होगी। ठीक है, समझाने के लिए था। जो भी आएगा सॉल्व होके, ये अब तो तुम कर ही लोगे। मैं डायरेक्शन के लिए परेशान हूं, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। मैग्नीट्यूड आया ये तो,
ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? आप कहोगे, कुछ बच्चे कह सकते हैं जिन्होंने अगर रिसेंटली वेक्टर पढ़ा होगा कि सर एक फॉर्मूला होता है ए साइन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा काइंड ऑफ, बट ये फॉर्मूला याद रहता है क्या? मैं बोलने में भी फंबल कर गया, मेरे को याद है ही नहीं, फिर कैसे करेंगे? है ना, बेसिक मैथ्स, बेसिक, वेरी बेसिक, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। जब भी पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम है क्या? वेक्टर के एडिशन का एक रूल ही तो है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन याद है, जो कि नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि ये तो बस नाम होता है, यूज राइट एंगल ट्रायंगल का ही होता है, ठीक है? तो राइट एंगल ट्रायंगल किसी तरह बना लो यहां पे। अब एक बात बताओ, ये 3 है, ये 120 है, तो ये कितना हो गया? और अगर ये 3 है तो ये 3 cos 60 हो गया, और ये 3 sin 60 हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? जहां से एंगल मेजर करते हैं वो साइड cos होती है हमेशा, हमने यहां से एंगल मेजर किया तो ये साइड cos होगी। यहां कोई परेशानी नहीं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात मालूम है। और अगर 3 cos 60 ऐसा है तो ऐसे क्या होगा? -3 cos 60। तो देखो ये हो गया 4, ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये कितना होगा? 3 cos 60, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, और एक इधर की तरफ है, हाँ माइनस, बिल्कुल से बेटा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज की है। 3 sin 60, अभी नहीं मिला, अब मिल गया। देखो तो इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये बात ये समझ आ गया? इसको मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक चीज, ये तो क्लियर है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में ही आएगा, यानी यही आंसर तुम्हारा, तुम्हारा आंसर यही है। इसका मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल दिया, इसका डायरेक्शन तुम्हें नहीं पता, यही तो तुम परेशान हो। क्या ये वही एंगल नहीं है? क्या मुझे यही नहीं निकालना? क्या ये नहीं निकल जाएगा? क्या जरूरत पड़ी किसी फॉर्मूले की? नहीं, तोड़ो मरोड़ो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ किसी तरह। क्या क्या किया मैंने स्टेप पिछला? पहले इसको उधर मोड़ा, ये बना, फिर ये लाइन यहां थी, इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि निकालना तो इसको है, इसको नहीं छेड़ा बस हमने, ठीक है ना? ऐसा किया, ऐसे को यहां छेड़ दिया, ऐसा था इसको ऐसे कर दिया, इसको नहीं छेड़ा हमने बस, इस तो हमने ये निकाल लिया। देखो बात समझ आई? साथ ही साथ वेक्टर खत्म हो जाएगा, वेक्टर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपके इन्हीं फर्दर चैप्टर्स में एडिशन रूल्स भी हैं, प्रोडक्ट रूल्स भी हैं, टॉर्क ऑफ डाइपोल, क्रॉस प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डॉट प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी यही हो जाएगा। और अगर वेक्टर ढीला है तो ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता कभी, तो इसलिए साथ साथ वेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसी चैप्टर के अंदर। इतना टाइम नहीं है कि जाके अलग से वेक्टर पढ़ो, और अगर टाइम है तो वीडियोस पढ़िए, देख लो, वरना मेरी कोशिश रहेगी यहीं से हो जाए, ठीक है? इसीलिए पहला जो क्वेश्चन लिया वो कूलम्स लॉ के टर्म्स में नहीं लिया, वेक्टर का प्रॉब्लम है, हो गया सॉल्व। tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना? 3 sin 60, हाँ बेटा, बेस कितना? 4 -3 cos 60। अब ये निकाल लेना, जो भी वैल्यू आए, भाई कोई डेसिमल में कुछ आएगी वैल्यू, देखो जो भी वैल्यू आई वो किसके इक्वल है? tan अल्फा के इक्वल है। लेट्स से मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, 1.2 आ गया मान के चलते हैं, कैलकुलेट करके ही मानेंगे। तो क्या इसको यहीं छोड़ सकते हैं सर? क्या आपके पास कैलकुलेटर है बच्चों? नहीं है, आप सारे एंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप इसको लिख देना, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/1.2 इज द राइट आंसर।
बस यहां छोड़ सकते हो आप, यहां छोड़ सकते हो आप इस प्रॉब्लम को। अब आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स की ये कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम लेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं चार्ज लिख दूंगा, ए की जगह एक चार्ज लिख दिया, बी की जगह एक चार्ज लिख दिया। तो ये जो एरो होंगे, चार्ज के एरो होंगे या फोर्स के एरो होंगे? फोर्स, वेक्टर फोर्स है, राइट। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। This is, let's say A, this is, let's say B, and this is angle theta under the root A square plus B square plus 2AB cos theta. If theta becomes 0 degree, what will be the figure, guys? This. सीख लो, जरूरत है तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम जाके वेक्टर वीडियो देखने वाले हो कि नहीं। यही देखो, एंगल कितना, 0। मेजर फॉर्मूला ये था, मेजर फॉर्मूला ये था, इसका यूज कर रहा हूं मैं इसमें। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1। थीटा कितना, 0, cos 0 1। फॉर्मूला कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तो रिजल्टेंट, जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो क्या आया, ए प्लस बी ओनली। Only in 1D case vector can be added simply. That is what I'm saying. Case number 1. Case number 2. If theta, let's say यहाँ theta 0 degree था बेटा, let's say theta 90 degree. What will the figure? This. Formula cos 90 0, whole 0, remaining what? A square plus b square the root. So the resultant is अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वो चीजें दे रहा हूं, इस मसाले का यूज करेंगे, ट्रायंगल स्क्वायर की ज्योमेट्री का यूज करेंगे और क्वेश्चन पेश कर देंगे तुम्हारे आगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे वो, हम देखना तो। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन में यही काम करेंगे वो। थर्ड केस बेटा 180 डिग्री, लेट्स से थीटा 180 -1 cos 180 -1 a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, रिजल्टेंट ए माइनस बी। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर। गेटिंग माय पॉइंट? द लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा, मैंने यहां पर एंगल का फॉर्मूला नहीं लिखा। लेट्स से रिजल्टेंट कहीं बीच में जा रहा है, दैट इज द अल्फा। सो tan अल्फा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला ही याद करने की कोशिश करते हैं। बट मैं एक बात बताता हूं तुम्हें यहां से, अगर कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैंने क्या बोला, अगर कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर पे पास करेगा। ये लाइन लिख लो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे याद रखो, याद रखने का भी तरीका बता रहा हूं कि जिसके साथ कोई एंगल नहीं आता वो कौन सा वेक्टर होता है, जहां से एंगल ले रहे होते हैं उसके साथ कभी कोई एंगल नहीं लेते। याद रखने का तरीका, बट मुझे नहीं रहता, तुम्हें याद रहेगा या नहीं रहेगा। अब आप एक काम करो, थीटा को एग्जाम्पल केस के फॉर्म में, सैंपल केस थीटा को 90 डिग्री रखो इसके अंदर, और ए और बी को बराबर रखो। तो साइन 90 हो गया 1, ऊपर हो गया b, नीचे हो गया a की जगह भी मैं b ले रहा हूं, cos 90 0 हो गया, b से b कैंसिल हो गया 1। किसके इक्वल आया, tan अल्फा के इक्वल। tan अल्फा 1 कहां होता है, 45 डिग्री पे। कितना एंगल लिया था मैंने, 90 डिग्री। रिजल्टेंट कहां से पास कर रहा है, 45 डिग्री। प्रूफ, मैंने कहा था कि पूछो क्यों होगा ऐसा, और अगर 60 डिग्री पे होते तो क्या आंसर आता, 30 डिग्री। बात समझ आ रही है? जब भी वो वाले केस आएंगे ना, स्क्वायर वाला, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 45 पे। क्वेश्चन को स्पीड देने के काम आएगा तुम्हारे। अब तुम सोचो कि वैसे तो गलती से भी इसको सही ही करते हैं लोग,
उसका रीजन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। वो जिनको नहीं मालूम वो भी 45 पे ही बनाते हैं बाइसेक्टर, बहुत बढ़िया। ठीक हो गया। कम टू द प्रॉब्लम। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे। ये क्या था? ये था वेक्टर का टच जो बीच में जरूरी था। मैं ये बोल के आगे निकल सकता था कि जाके वेक्टर पढ़ के आओ, ऐसा करता तो मैं वही काम करता जिनसे मेरे को दिक्कत है। ठीक है, आगे चलो बेटा। दो तरह की प्रॉब्लम होती है कूलम्स में, दो ही तरह की होती है जनरली। तीसरी होगी तो वो मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेगी, और मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेगी मतलब क्लास 11 वाली प्रॉब्लम का इस्तेमाल करेगी, तब वो क्वेश्चन फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तीसरी तरह की प्रॉब्लम हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी क्लास में, हम दो ही तरह की करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा बोल दे कि यहां पर ये पूरा पानी भरा पड़ा है, और यहां पर एक स्टैंड है, और यहां पर एक चार्ज है, और यहां दूसरा चार्ज है। ये प्रॉब्लम गया, कूलम्स का ही है, लेकिन ये बाइंड फोर्स वगैरह सब इस्तेमाल करेगा। ये हो गया उधर। ठीक है, ये तुमसे पूछेंगे जब बाहर जाओगे पेपर देने। अभी के लिए क्या पूछेंगे वो देखो। टाइप, टाइप ऑफ प्रॉब्लम 1 2। 1 नंबर टाइप कौन सा? ज्योमेट्रिकली पोजीशन बेस्ड, ज्योमेट्रिकल पोजीशन बेस्ड। ये तो नाम दे रहा हूं मैं, ये नाम दे रहा हूं मैं। कूलम्स लॉ की ये प्रॉब्लम को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन का मतलब क्या? ये एक ट्रायंगल है, यहां पे एक चार्ज रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है। इस पर फोर्स पूछा बाकी दो की वजह से। लेट्स से तीनों पॉजिटिव है, लेट्स से तीनों पॉजिटिव है, तो इस पर इसकी वजह से इधर आएगा, इस पर इसकी वजह से फोर्स इधर जाएगा। अब किस पर किसकी वजह से किधर जाएगा ये हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया। अगर ये पॉजिटिव है बेटा, यही टेस्ट चार्ज है, बाकी दोनों सोर्स हैं। लेकिन फॉर्मूले में दो ही चार्ज एक बार में डील होते हैं, तो इसलिए एक बार में हम दो ही चार्ज को डील कर सकते हैं। एक बार इसको, एक बार इसको। इसको जब डील कर रहे हैं तो फोर्स इधर, इसको डील कर रहे हैं फोर्स इधर। ये फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे कहां से? कूलम्स लॉ से। और जो नंबर आएगा उसको यहां पे रखोगे और उस नंबर को यहां रखोगे। और अगर आपको एंगल पता है, रिजल्टेंट बता नहीं सकते। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, ऐसे थोड़ी हवा हवा में करके छोड़ देंगे, क्वेश्चन लेंगे। बट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? क्योंकि इसको लिखना, ये बात मालूम हो जाए कि व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जो नेट फोर्स आएगा वो होगा टोटल फोर्स के इक्वल। चार लोगों ने मिलके एक इंसान को बहुत मारा, तो उस पर जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में। हाँ ठीक है, पता ही नहीं चला टाइम का। तो भी फ्लो में है ना, मैं तो चैप्टर खींच देता 5 बजे तक बैठा के। चलो कोई नहीं, सुपर पोजिशन समझ लेते हैं। हाँ, तो एक बंदे को चार लोगों ने मारा, तो उसको वो टोटल कितना सारा है? इंडिविजुअली सबको ऐड, सबके फोर्सेस ऐड कर दो वो टोटल, राइट। अब ऐसा, ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम टाइप जो होती है वो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन बेस्ड। इक्विलिब्रियम पोजीशन बेस्ड, ये कैसी प्रॉब्लम होती है सर? एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक तीसरा चार्ज किसी दूसरी दुनिया से उठा के लाएंगे, कहां रखें कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ऐसा बोल देंगे। इसका कुछ ना कुछ अमाउंट दे देंगे, एक जैसा नहीं रहेगा। एक जैसा रहेगा तो सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अलग अलग अमाउंट दे देंगे, 4 कूलम 50 कूलम। एक चार्ज उठा के लेंगे, कहां रख दे, उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट बहुत हद तक वहां से मिलता है, वहां पे भी तो पोटेंशियल पढ़ते हो, वहां भी तो फील्ड पढ़ते हो। अगर इतना याद आ रहा है तो मैं तो मान के नहीं चल रहा था कि इतना याद होगा तुम्हें फ्यूचर में। ठीक है, ऐसा है टाइप का प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले इसको डील करेंगे, देन इसको डील करेंगे। जब हमें पता चल जाए ना, एक बार फ्लो चार्ट इसलिए जरूरी होता है कि हमें पता चल जाए पढ़ क्या रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये रहा 1 मीटर ईच, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, दिस वन वाला एफ नेट। ना, इसको नाम दो हमेशा कोई, जैसे पोजीशन बोल दिया ना,
फर्स्ट पोजीशन बोली इसको, सेकंड पोजीशन बोली इसको, थर्ड पोजीशन बोली इसको। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। ऐसे हो रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये F12 है, ये F13 है, स्क्वायर इंटू 10 पावर -12, दोनों कर दिए मैंने। यहां से एक नंबर आ जाएगा, बस वो जो भी नंबर आएगा उसको कैसे लेना है, 120 डिग्री के साथ। अब तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया। हाँ, क्या ये एक माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम था ना, और इन दोनों के पास माइक्रोकूलम है तो इसलिए 2 बार बाहर निकला। कैलकुलेटर में डाल लो भाई, अभी तो आप के पास टाइम की कमी है। कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे, इतना मुझे पता है। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स स्किल्स नहीं जज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास है बेटा, बस उसके बाद में क्या, अंडर द रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस दिस इंटू कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर दूं तो फटाक से कर दोगे, थोड़ा टाइम ले लेना, है ना। डायरेक्शन तो अब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अगर डायरेक्शन पूछे तो वेरी वेल यू नो ये डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा। थोड़ी घबराहट बच्चों को डायरेक्शन में ही होती है, मैग्नीट्यूड तो सर हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे, अब मालूम है ना, ऐसे करके उधर खोल के इधर इसको करके